चलिए, मैंने जो है पीछे आपको ये चीज़ बता दिया है कि नातेदारी के बारे में ये थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि नातेदारी, विवाह और परिवार। ठीक है ना, 3 पॉइंट हैं। इस 3 पॉइंट में मैंने एक पॉइंट डिस्कस कर दिया है कि नातेदारी के बारे में। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉइंट होगा आपका विवाह। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज। ठीक है, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सिलेबस में, थोड़ा सा जिक्र है, एनसीईआरटी में भी है, और आप एनसीईआरटी में अगर रेफ़र करना चाहें तो एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी ये पॉइंट दिया गया है कि नातेदारी, विवाह, परिवार। ठीक है, उसमें मिल जाएगा। खैर, तो इसमें अगर आप डेफिनेशन इसका लिखना चाहें, मीनिंग इसका अगर हम पूछें जी विवाह का मीनिंग क्या है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है कि वधू को वर के घर ले जाना। आप लिखना चाहें इसको लिख लीजिए कि वधू को वर के घर ले जाना। इसका क्या मतलब हुआ? वधू का मतलब होता है कि जो कन्या होगी, जिसकी शादी हो रही है, जिसकी विवाह हो रहा है, और वर मतलब होता है जो मेल पार्ट होता है, मतलब पुरुष, जो कि विवाह करके अपने घर लेकर के आता है। इसका शाब्दिक अर्थ है। ज़्यादा इंजीनियरिंग लगाने का प्रयास मत करिएगा कि नहीं ऐसा उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, इस तरह कर देंगे क्या हो जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ विवाह का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, और ऐसा मत समझिए कि मैं अपने से बना के लाया हूँ कि नहीं ये डेफिनेशन है, ये मैं देख रहा था घूमते हुए तो मिल गया तो लेके चला आया। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो शाब्दिक अर्थ मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि विवाह का शाब्दिक अर्थ वधू को वर के घर ले जाना। ठीक है, अगर थोड़ा सा और लिखना चाहें बोगार्डस के अनुसार, अगर आप बोगार्डस के अनुसार लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ये एक जो है समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपने जो है, देखो छोटा लिखा रहा हूँ, है तो बहुत लोग अपने बड़े बड़े वक्तव्य दिए हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं। उसको अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है जा करके सर्च करके लिख सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप रेफ़र करेंगे वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो बोगार्डस के अनुसार क्या था कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। अच्छा, आप देखिए कि विवाह की ज़रूरत क्या पड़ी होगी, अगर थोड़ा सा मतलब आप अपनी सोच को एक्सप्लोर करना चाहें कि मान लीजिए कि ऐसी क्या ज़रूरत आ गई। अभी आगे बताएंगे भी, आराम से बताएंगे, लिखाएंगे भी इस पर, यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है ना, समाज में मैंने जो समाज का डेफिनेशन ही है कि समाज में क्या है कि लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अगर आप पीछे के डिस्कशन देखे होंगे तो आपको पता होगा, पहले लेक्चर में मैंने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, समाज की बात करते हैं, जब भी हम समाज की बात करेंगे तो समाज में क्या आएगा कि लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए समूह बनाते हैं। ठीक है, और उस ज़रूरतों को पूरा करने में भी ये विवाह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है ना, कि ये इतना महत्वपूर्ण रोल है कि अगर किसी समाज में आपका मेल एंड फीमेल 2 लोग होते हैं तो इनके पारस्परिक जो क्रिया होती है, जिसमें कि ये संतानोत्पत्ति का कार्य करते हैं, तो वो जिस माध्यम से होता है वो विवाह होता है। हालांकि अगर अन्य जीवों में देखेंगे तो ऐसी कोई संस्था नहीं होती है कि पता, हालांकि कहानियों में बताया जाता है कि किसी के सियार का या कुत्ते बिल्ली का सबका शादी विवाह करा देते हैं कहानियों में, पर ऐसा नहीं होता। रियल में ऐसा नहीं होता है कि लोग जो कर बारात लेके जा रहे हैं, लोग जाकर के विवाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता रियल में। रियल में केवल मनुष्य का ही होता है प्रैक्टिकल में। अब भाई अगर कहीं पे होता हो तो मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा, लेकिन जो अभी जो समाज में पढ़ाया जा रहा है वो विवाह मनुष्य को पढ़ाया जा रहा है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जीव जंतुओं की तरह इंसान भी खुल करके अपने जो है ज़रूरतें पूरा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो समाज का असामाजिकरण हो जाएगा, कि मतलब कि कोई किसी के साथ भी किसी तरह का रिलेशन में आ रहा है, किसी तरह के व्यवहार में आ रहा है,
बस एक जो संतानोत्पत्ति का जो संबंध है उसको लाने के लिए आपको जो है विवाह एक जो है प्रमाण के रूप में कार्य करता है। ये प्रमाण देता है कि हाँ अब आप ये काम कर सकते हैं। ढोल मजीरा नहीं बजते हैं, पूरा एकदम जो है मैंने आपको बता ही दिया कि विवाह का जो शाब्दिक अर्थ ही यही है कि वधु को वर के घर ले जाना। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि विवाह का मतलब क्या है और समाज में इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बताएं कि विवाह के उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्य। अब इतना बड़ा अगर प्रोग्राम किया जाता है तो कुछ तो उद्देश्य होते हुए होंगे ना। अच्छा, अगर ना हो तब ये आईएएस के जैसे सब्जेक्ट में ना, आईएएस के जैसे सिलेबस में आपको ये सब सोचना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो कैसे होता भाई फिर। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है समस्या पैदा हो जाती कि पता चला कि इनको पता ही नहीं मुझे कब क्या करना है। मेल को ये बात पता ही नहीं है, फीमेल को ये बात पता ही नहीं मुझे कब क्या करना है। तो यहाँ से एक एलिजिबिलिटी रखी जाती है, विवाह के भी एक जो है एज रखी जाती है, 18 साल 21 साल, अपना जगह जगह अलग अलग जगह पर इसका जो है एज वेरी करता रहता है। लेकिन शुरुआत में अगर मान लीजिए ये संस्था ना हो, एक संस्था ही है, विवाह एक संस्था ही है, अब अगर ये संस्था ना हो तो ये जो है इनकी मान लीजिए एज 15 है या 16 है, जो भी एज है इनकी जो भी एज हो, इस एज के बाद क्या होता है कि देखो उसके पहले इनको कुछ पता नहीं होता है, उसके पहले तो इनको बस वही अपना जो है छोटे मोटे खिलौने में मस्त रहते हैं, इनको ज़्यादा और ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन जब इसके ऊपर जाते हैं और जब क्लासेस में जाते हैं या समाज में एंट्री करते हैं, ये समाज में घूमते हैं, देखते हैं, तब जाकर के इनको धीरे धीरे एहसास होता है कुछ और ज़रूरतें की, और है ना, ये ज़रूरतें क्या ये प्राकृतिक होती है। ऐसा नहीं कि इंसान आया जो है बता दिया अच्छा आपको ये करना है, ये ऐसे करना है, तो ये बड़ा खुश हो जाएगा, ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज में जब जाते हैं ना तो वहाँ पर खिलौनों को जो कुछ चीज़ें उनको और नज़र आती है, एक कहिए कि मेल फीमेल का जो अट्रैक्शन नज़र आता है। और जब इस चीज़ को नज़र आता है, अगर मान लीजिए कोई एक संस्था इसको रेगुलेट ना करे तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये कुछ भी करेंगे, और जब ऐसा करेंगे ना तो जो अवैध कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस समस्या को निपटाने के लिए विवाह आया। ठीक है, अगर उद्देश्य की बात करें, पहला उद्देश्य ही यही है, जिसको लिखना हो लिख लीजिए, लिख कर रखा हूं मैं। ठीक है, कि यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है, यौन क्रिया। ठीक, ये यौन क्रियाओं की पूर्ति। तो मैंने बताया आपको कि जब ये 15, 16, 17, 18 एज के बच्चे पहुंचते हैं ना तो इनको एक उम्मीद आती है। अच्छा, आप देखेंगे जितने भी, अगर आप कोई फिल्में देखे होंगे या समाज में कोई नाटक देखे होंगे, कोई ड्रामा देखे होंगे, मतलब किसी भी तरह चीज़ देखे होंगे, जब भी कहीं पर किसी भी तरह का अट्रैक्शन की बात होती है ना तो एट द लास्ट वो जो फाइनल स्टेज जाता है, वो कहाँ जाता है, विवाह पे जाता है। विवाह करना है। जो फिल्मों में भी दिखाया जाता है, जितने स्ट्रगल एक्ट्रेस करते हैं, उसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, विवाह होता है। क्यों? क्योंकि ये बात सबको पता है कि विवाह एक सर्टिफिकेट देता है। अब ये आपका कोर्ट मैरिज हो या आपका जो सामाजिक हिसाब से विवाह हो या धार्मिक रूप से जैसा भी विवाह हो, लेकिन ये आपको एक सर्टिफिकेट देता है। ये सर्टिफिकेट देता है कि आप ये काम कर सकते हैं आराम से। एक होता है कि अभी आप किसी को, समाज में क्या है, आज के जो समाज में सिस्टम है कि अगर आप किसी को ऐसे देख लेते हैं ना, मतलब कि वो छेड़खानी में आ जाता है आपके ऊपर, जो है आपको मतलब नहीं, मतलब जो भी है उसके ऊपर मतलब FIR तक हो जाते हैं केवल देख लेने से। और वही जगह पर जब विवाह होता है, जब वो सबको पता है कि ये यौन क्रिया के अलावा कुछ नहीं है, संतानोत्पत्ति की जो जरूरत है उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन लोग बड़े धूमधाम से कराते हैं, है ना। मतलब कि बाकायदा जो है पूरा एकदम माहौल बनता है, 2 महीने 4 महीने पूरा प्रोग्राम चलता है इस पर। क्यों? जबकि सबको पता है। बस कारण क्या है कि यहाँ पर यौन क्रियाओं का एक जो नियमन भी होता है। नियमन का मतलब जब विवाह होगा तो ये पता है कि यही 2 लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है 3-4 लोग जाकर उस भागीदार बन जाएंगे, 2 ही लोग रहेंगे, ये बात गारंटी देता है विवाह। ठीक है,
तो अगर आपको ये स्टेटमेंट मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए कि यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना विवाह की सबसे बड़ी जरूरत है। विवाह को लाने का सबसे बड़ा कारण में से एक है कि जो है यौन क्रियाओं का विनियमन किया जाए, नियमन किया जाए। ठीक, एक पॉइंट अगर आप लिखना चाहें कि वैध संतानोत्पत्ति करना एवं नातेदारी का विस्तार करना। नातेदारी मैंने पीछे आपको बता दिया है, अगर आपको देख रहा हो तो, हालांकि सबको पता है ये चीज़ें। वैध संतानोत्पत्ति, अब जैसे कभी कभी आपके दिमाग में, या मतलब कभी जो बचपन में रहे कि क्यूरियोसिटी की बात करें ना, एक दिमाग में आता होगा कि ये क्या विवाह करना ज़रूरी है। ऐसे कभी कभी लगता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि विवाह के बाद ही मतलब कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं, उसके पहले नहीं होते। तो ये वैध बनाता है और कुछ नहीं है। होने का तो वैसे भी जीव जंतु वैसे होता है, उसमें कौन सा जो है कि बड़ा प्रक्रिया अपनाई जाती है, नहीं इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर शादी विवाह नहीं होता है ना जीव जंतुओं में। तो इंसानों क्या विवाह होता है, तो विवाह क्या ये बताता है कि ये जो इसके बाद जो संतान होंगी, जो बच्चे पैदा होंगे, वो क्या होंगे, वैध होंगे। ठीक है, उसके पहले क्या होंगे, अवैध होंगे। इस बात की गारंटी कौन देता है, विवाह देता है। अब इसके लिए अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि प्रमाणित करती हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, मानसिक संतोष प्रदान करना। अब जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ होगा, आप वो लोग जब रील्स देखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो उनसे पूछिएगा कि क्या उनको मानसिक संतुष्टि की ज़रूरत पड़ती है, या मानसिक खुशी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप भी अगर उस कैटेगरी में, तो आपको पता चलता होगा कि आपके दिमाग में शायद, गारंटी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन शायद ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये पार्ट जो है जरूर चलता होगा दिमाग में, हाँ ये चीज़ जरूर करनी है, ये इस प्रक्रिया से हमको जो है जरूर गुजरना है। और कुछ लोग तो ऐसे है कि उनका टारगेट ही वही होता है, किसी तरह से जो अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, अच्छी जगह काम हो जाए, अच्छे कुछ करने लगे, फिर उसका तुरंत यही, मतलब सारा फोकस ही यही है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब मानसिक संतोष कितना मिलता होगा। सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लिखने वाले कितना रिसर्च करके लिखे होंगे ये बात, ये लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइन ऐसे नहीं लिखी गई है। समाज शास्त्री कितना इस पर रिसर्च किए होंगे, क्या क्या फ़ायदा होते हैं, और तो कई ऐसे फ़ायदा इसको हम बता ही नहीं सकते आपको। अब पता चल लिखा लगेगा तो बहुत सारी चीज़ हो जाएगी। अब जैसे विवाह होने के बाद क्या होता है कि अब जब लेके आते हैं वधू को, तो क्या होता है कि घर में जाकर के और भी चीज़ें और प्रक्रियाएं होती हैं। अब ऐसे थोड़ा लिखा जाता है, विवाह में ये भी थोड़ा लिखा जाएगा कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो लिख दी कि हाँ उसमें जो है शादी विवाह होने के बाद जो लड़की आएगी वो माँ बाप की सेवा करेगी। ऐसा थोड़ा लिखा रोटी बना के खिलाएगी, ऐसा थोड़ा है कि चलो ठीक है देखभाल करेगी और सब चीज़ें, ये सब नहीं लिखा गया है ना। जबकि होता तो ऐसा भी है, ऐसा भी करते हैं सब, और उसमें भी पैसा कमा के देना, खर्च चलाना, ध्यान देना, घूम मार्केटिंग कराना, ये सब कहाँ लिखा जाता है, ये सब थोड़ा लिखा जाएगा। लेकिन इतना समझदारी हो जाती है आदमी को, जैसे आप भी ये सब सोच ही सकते हैं ना। मैं तो आपको बस बहुत कोर चीज़ बता रहा हूँ, जैसे यौन क्रिया के बारे में बता दिया। अगर आपको और दूसरा पॉइंट लिखा दें, वैध संतान उत्पत्ति, वैध संतान की उत्पत्ति। तीसरा मानसिक संतोष। अब ये सब क्या है, ये सब आप लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप सब जाकर के छोटी छोटी बातें भी लिखेंगे घर की कि ये भी होता है वो भी होता है, कि विवाह के लिए तो लड़के जो है मारपीट, लड़ाई झगड़ा सब चलता है। अभी से थोड़ा लिखा जाता है कहीं पर कि इसके लिए ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, ये कारण। ये सब समाज में क्या है, बहुत छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन आम समय में, अभी जो वर्तमान समय आप देखेंगे, ये सब घटनाएं बहुत हो रही है जिसको लिखा नहीं जाता, लेकिन रियल में वो घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे रिलेटेड कई केस स्टडी, कभी मौका मिलेगा तो हम खुद ही डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड जो केस स्टडी समाज में हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कि मतलब बताओ विवाह करने के बाद भी लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं, बच्चे होने के बाद छोड़ के भाग जा रहे हैं, तलाक दे दे रहे हैं। अब ऐसा हो जा रहा है, इससे क्या होता है, इससे स्टेबिलिटी कम होती है और कुछ नहीं होता है, और कोई समस्या नहीं आती, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। खैर इस पर कभी चर्चा करेंगे। ठीक, तो 3 उद्देश्य याद रखिएगा कि यौन क्रियाओं का जो है
यौन इच्छाओं की पूर्ति और यौन क्रियाओं का नियमन, वैध संतानोत्पत्ति, मानसिक संतोष, ये 3 चीज़। बाकी आपको लिखना हो, आप जो भी मन करे सब लिख दीजिएगा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। कभी अगर आप अपने से लिखिएगा, मतलब कहीं एनालिसिस करिएगा या कहीं पर अगर आप नॉवेल वगैरह लिखना चाहें तो वहाँ पर ये सब चीज़ें जिक्र की जा सकती है, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान दीजिए कि एक आता है विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार में इसलिए इस सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सब नहीं आने वाला है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसका मतलब समाज के बारे में आप समझ रहे हैं, इससे आपको नहीं जानना है। तो अगर आप लिखना चाहें विवाह के प्रकार में तो आप लिख लीजिएगा एक विवाह, बहुविवाह, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, है ना। ये सब जो है कुछ विवाह होते हैं। जैसे एक विवाह क्या होता है, एक विवाह मतलब कि एक एक होंगे। बहुविवाह में क्या है कि कोई एक होगा और वो 3-4 करेगा शादी, 3-4 विवाह करेगा। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो लड़का ही होगा, ठीक है। कि पता चला कि एक राजा थे जिनकी 4 रानियाँ थी। अब पता चला ये तो भाई महाभारत को तो याद रखो ना, एक रानी थी जिसके 5 राजा थे। तो डेफिनेशन अभी। और दूसरी चीज़ क्या है ना, भारतीय समाज क्या है, बहुत बड़ा समाज है। इसमें आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की चीज़ मिलेंगी। कभी आकर आप एनालिसिस करिएगा तो आपको कभी आश्चर्य भी होगा, ऐसा भी होता है समाज में, जबकि होता है ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद लव मैरिज जो कि आप देख ही रहे हैं कि प्रेम विवाह। उसके बाद कहते हैं अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज क्या ये प्रेम विवाह नहीं है? अब भाई देखो, इसके लिए अलग अलग सब अपना डेफिनेशन, और इसको कभी हम डिटेल में अब डिस्कस करें तब बताएं आपको। अभी तो बस छोटे छोटे चीज़ करके इस तरह आपको बस बेसिक चीज़ बता रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि बीच बीच में ट्राई करूँगा कि केस स्टडी को लेके आऊँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद एक आता है अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मेल है, ठीक है, मेल, अगर ये अपने से नीचे के स्तर के किसी फीमेल से विवाह कर ले, किसी अपने मेल का स्तर ऊंचा होना चाहिए, फीमेल का निम्न थोड़ा सा स्तर होना चाहिए। निम्न मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब गया गुजरा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या होता है? ये होता है अनुलोम विवाह, मतलब ये ठीक ठाक बात है। लेकिन अगर कोई फीमेल है जिसका स्तर उच्च है, ठीक है, लेकिन अगर ये विवाह किसी अपने निम्न स्तर से कर ले, मतलब मेल्स कर ले, तो ये क्या होगा? ये प्रतिलोम होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये मतलब कि इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करोगे। वैसे भी समाज में कितने रील्स चलते हैं, आप देखेंगे इंस्टा वगैरह पे, कि लड़कियां जो है अपने से नीचे के पुरुषों से विवाह नहीं करती, वो छोड़ देंगी, नहीं मानेंगी। कारण यही है, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या ये चलता है कि लड़का कितना भी कुछ भी कर रहा हो, लड़की कितनी भी खराब हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा। वो कुछ नहीं कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा। ये क्या है? अनुलोम विवाह है, मतलब ये चलता है। लेकिन ये प्रतिलोम विवाह में ये नहीं चलता है, ठीक है। तो ये कुछ विवाह के पार्ट हैं, आपको अगर उसको ध्यान देना है तो आप देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है आज की चीज़ें ख़त्म हो गई, आज के लेक्चर, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट अगर आपको और बताना चाहें, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पॉइंट का हो सकता है, आपके काम का हो सकता है। हिंदू समाज में एक पिंड के भीतर विवाह निषिद्ध है। कि मतलब हिंदू समाज में एक पिंड होता है ना, कि अलग अलग गोत्र होता है, पिंड होता है, इस तरह। तो एक पिंड के अंदर जो है विवाह निषिद्ध है, मतलब कि उसमें विवाह नहीं हो सकता। एक ही पिंड के अगर लोग हैं तो लड़के लड़की, उनका विवाह नहीं हो सकता। तो उसमें और लिखना चाहे लिख लीजिए कि मातृपक्ष की 5 पीढ़ियाँ, मातृपक्ष की 5 पीढ़ियों तक और पितृपक्ष की 7 पीढ़ियों तक। माँ की तरफ जो है 5 पीढ़ियाँ और पितृ की तरफ मतलब पिता की तरफ जो है 7 पीढ़ियों तक जो है, इन सभी को जो है क्या बोलते हैं? सपिंड बोलते हैं। और अगर ये सपिंड है तो इनके बीच में, इनके भीतर जो है विवाह नहीं हो सकता। अब उनके लिए कितना कठिन होगा, बेचारे वही जानते होंगे जिनको प्रेम वगैरह हो जाता है, बातचीत में हो जाता है प्रेम, पता चला किसी से घूमने जा रहे हैं, कहीं से कुछ करने जा रहे हैं, पता चला देख ताक लिए, एक बार हाथ में मिला लिए, बस अब ये 7 जन्म के निभाने की बात कर रहे हैं। बीच में गोत्र आ गया कि किसका गोत्र समझे, किसका ना समझे, वो सब समझ सकते हैं, उनको अपना समस्या क्या हो सकता है।
ठीक है, तो आज का मुझे लगता है ये चीज़ कंप्लीट हो गया विवाह के बारे में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे परिवार के साथ, परिवार के बारे में चर्चा करेंगे।